नमस्कार मित्रों। 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के बाद सरकार बनने का काम चल रहा है। पश्चिम बंगाल में सरकार बनने वाली है। तमिलनाडु में सरकार को लेकर अभी थोड़ा सा असमंजस बना हुआ है। गवर्नर साहब जब मान जाएंगे तो सरकार बनने की बात हो जाएगी। अभी तो उन्होंने विजय को कहा है कि वो अपना बहुमत बताए, वो उस बहुमत के साथ समर्थन की चिट्ठी भी लेकर आए। असम में भी सरकार बननी है। तमिलनाडु में के अलावा केरल में जो मुश्किल काम है वो है कांग्रेस की लीडरशिप को तय करना कि उनका मुख्यमंत्री कौन होगा। वैसे तो पश्चिम बंगाल में भी तय होना है। पुदुचेरी में तो ठीक ठाक सा है, जो है वही शायद बन सकते हैं। तो इस तरह से बात चल रही है, लेकिन गहमा गहमी गर्मा गर्मी बहुत चल रही है। पश्चिम बंगाल के चुनावों के बाद ये चर्चा भी होने लगी है कि अब विपक्ष का क्या होगा। क्या विपक्ष मोदी को नाकाम करने में कामयाब होगा? क्या वो एकजुट होगा? क्या राहुल गांधी अब सबसे बड़े नेता हो जाएंगे, या ममता जी दिल्ली आने वाली हैं? ऐसी बहुत सारी बातें, और क्या ये सब एकजुट हो पाएंगे? इस बीच में अब बिहार में मंत्रिमंडल का पूरा विस्तार करके भारतीय जनता पार्टी ने अपनी एक सरकार मजबूत बना ली। तो राजनीति में क्या गहमा गहमी चल रही है, क्या बात हो रही है, क्या अंदर की बात है, किन बातों पे नाराजगी है, किन बातों पे सहमति हो गई है, इस सब बातों को जब बात करनी हो बेधड़क, बेबाक, साफ साफ और बेझिझक, तो फिर आशुतोष जी को याद करना पड़ता है। अनकट विद आशुतोष में, इसीलिए वो अनकट विद आशुतोष है कि आशुतोष जी जो बोल दे उसमें कट लगाने की गुंजाइश होती है। उनका पत्रकारिता और राजनीति का अनुभव तो आप जानते ही लंबा है। सत्य हिंदी के फाउंडर एडिटर भी हैं, हमारे मित्र हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। तो सर बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत है आपका भी आपके अपने कार्यक्रम में। तो सर हम आपको इसलिए याद करते कि दो टूक बात हो, बेधड़क बात हो, बेझिझक बात हो, और सबका हिसाब किताब हो जाए। ये जो 5 राज्यों का चुनाव हो गया, इसका क्या हिसाब किताब है? नहीं, इसका तो सबसे पहला हिसाब किताब इसी बात को लेकर है कि आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी जो है वो बहुत ही मजबूत स्थिति में पहुंच गई है। जो संदेह, जो शक, जो चिंताएं या अनिश्चितता का माहौल 2024 के लोकसभा चुनाव के समय में भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के खेमे में रहा होगा, वो तो अब कम से कम दूर हो गया होगा। क्योंकि 240 सीटों पर पहुंचने का अर्थ ये था कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ से नीचे और जा सकती है, और अगर ऐसा होता तो 2029 के लिए एक बड़ा खतरा पैदा होता। लेकिन चूंकि 2024 के फौरन बाद जिस तरीके से बड़ी जीतें उन्होंने हासिल की हैं, हरियाणा में, महाराष्ट्र में, दिल्ली के अंदर उन्होंने अरविंद केजरीवाल को बिल्कुल जमींदोज कर दिया, और अब उसके बाद बिहार में बहुत बड़ी जीत उन्होंने हासिल की, और अब पश्चिम बंगाल में। तो तीन चीजें हुई एक साथ। अगर आप इस चुनाव में देखें तो दो क्षेत्रीय राजनीति के दो सबसे बड़े नेता ममता बनर्जी और स्टालिन, इनका चुनाव हारना, हालांकि जो स्टालिन की हार है वो बीजेपी की वजह से नहीं है, लेकिन ममता बनर्जी बीजेपी की वजह से हारी है। तो इन दो बड़े स्टालवर्ड्स का चुनाव हारना ये निश्चित तौर पर इंडिया गठबंधन के लिए एक बहुत बड़े झटके के तरीके से है। और उसके पहले अगर आप देखें तो दो और क्षेत्रीय छत्रपों की हालत खराब हुई। तेजस्वी यादव जो माने जा रहे थे कि इस बार अच्छी खासी देंगे, लेकिन बुरी तरीके से हार गए। और तो और अपने आप को प्रधानमंत्री के रूप में देखने वाले अरविंद केजरीवाल अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में चुनाव हार गए। तो ममता बनर्जी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में चुनाव हार गई, अरविंद केजरीवाल अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में चुनाव हार गए, स्टालिन अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में चुनाव हार गए। तो ये कोई मामूली घटना नहीं, ये बड़ी घटनाएं हैं। और ये सारी घटनाएं और जो जीत का मार्जिन जो भारतीय जनता पार्टी लगातार अर्जित कर रही है हरियाणा के बाद से, वो न भूतो न भविष्यति वाली बात है। तो इससे निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कद संघ परिवार के अंदर बढ़ा होगा, और जो उनको लेके जो तमाम चिंताएं व्यक्त की जा रही थी वो दूर हुई होगी। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी का कॉन्फिडेंस इस वक्त आसमान पे होगा, क्योंकि गुजरात से लेकर नागालैंड तक अब सिर्फ बीजेपी या उनके समर्थित दलों की सरकारें हैं। बिहार में अगर आप देखें तो बिहार में जो सरकार थी वो नीतीश कुमार की सरकार मानी जाती थी, और अब वहाँ बीजेपी की सरकार है। तो वो एक किला तो फतह हो गया, वहाँ पे एक जो बाधा थी वो दूर हो गई। और पश्चिम बंगाल जो ये माना जा रहा था कि अभी कलकत्ता दूरस्थ, तो वो भी वहां पे उन्होंने ममता बनर्जी को हरा दिया। तो अब और साथ ही साथ उड़ीसा में भी उन्होंने बिल्कुल नई तरीके से अपनी सरकार वहां बनाई है। तो बिहार, बंगाल और उड़ीसा, इन तीनों राज्यों के अंदर भारतीय जनता पार्टी की अपनी सरकार होने का अर्थ ये है कि बीजेपी आज की तारीख में बहुत ही मजबूत स्थिति में है, विचारधारा के स्तर पर भी और राजनीतिक स्तर पर भी।
तो यदि इसको माने और जैसे ममता जी ने रेस्पॉन्ड किया इन इलेक्शंस को और उन्होंने कहा कि मैं तो नैतिकता की बात है, ये नैतिक चुनाव नहीं है, अनैतिकता से हुआ है और मुझे हराया गया है अनैतिक तरीकों से। इतने चुनावों का आपने जिक्र किया, हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली, बिहार और बंगाल, तो ये सब चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने अनैतिक तरीके से जीते हैं या बेईमानी से जीते हैं, आपको ऐसा लगता है? देखिए, मेरा साफ तौर पर मानना है, अगर आप चुनाव में हिस्सा ले रहे हैं और उसके बाद नतीजा जो भी है उसको आपको स्वीकार करना चाहिए। जो सवाल खड़े करने हो सवाल खड़े करिए, जो संविधान के तहत जो उपचार उपलब्ध है उनका इस्तेमाल करिए। और लेकिन ये कहना कि ये अनैतिक है और मैं इस्तीफा नहीं दूंगी, मैं उसको उचित नहीं मानता। ये बिल्कुल उसी तरीके की बात है कि अरविंद केजरीवाल जब जेल गए, भले ही उनके खिलाफ केसेस गलत थे, सही थे, वो तो अदालतें तय करेंगी। और जहां तक जो स्थानीय अदालत ने जिस तरीके से फैसला किया, उससे तो साफ लगता है कि उनको कहीं फंसाया गया उस पूरे मामले में, और पूरी तरीके से अदालत ने उनको एक्सोनरेट कर दिया। लेकिन जेल जाकर आप ये कहें कि हम जेल से सरकार चलाएंगे, तो ये तो उचित नहीं। ये तो इसका मतलब फिर ये कि आप भारत के संवैधानिक व्यवस्था को ही आप एक तरीके की चुनौती दे रहे हैं। और जब आप चुनाव हार गई तो कोई संवैधानिक बाध्यता नहीं है ममता बनर्जी को कि वो इस्तीफा दे या इस्तीफा ना दे, कोई ऐसी ना दे। संवैधानिक बाध्यता। लेकिन अमूमन क्या होता है, जब कोई नेता चुनाव हार जाता है तो फिर वो गवर्नर के पास जाता है और अपना इस्तीफा दे देता है। और गवर्नर साहब ये कहते हैं कि जब तक कि अगली अगली कोई व्यवस्था ना हो जाए तब तक तब आप तक कार्यवाहक आप मुख्यमंत्री हैं। कार्यवाहक बने रहे, आप केयर टेकर चीफ मिनिस्टर। हालांकि कोई बड़े फैसले नहीं करने होते, लेकिन सब जानते हैं कि शीर्ष पर कभी वो नहीं खाली होना नहीं हो। चाहिए, क्योंकि प्रशासन का एक नियम है। लेकिन एक चीज मैं बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जो आरोप राहुल गांधी ने 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वोट चोरी के लगाए थे, अभी तक उन सवालों के जवाब नहीं मिले हैं। और वो जो सवाल थे वो पश्चिम बंगाल के चुनाव के दौरान और गहरे हुए हैं। और इसलिए बहुत ही संगीन आरोप अब चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर लगने लगे हैं। और ममता बनर्जी ने तो चुनाव हारने के बाद और चुनाव हारने के पहले भी बहुत गंभीरता के साथ आरोप लगाए थे। और कुछ ऐसे सवाल हैं जिसके जवाब अभी तो कम से कम मेरे पास नहीं है, लेकिन एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि ये सवाल चुनाव आयोग को और ज्ञानेश कुमार जी को पूरी उम्र तक उनका पीछा करेंगे और वो इन सवालों के जवाब शायद न दे पाए। और कुछ सवाल ऐसे भी हैं जिनके जवाब सुप्रीम कोर्ट भी जिनके जो वो सवाल जो सुप्रीम कोर्ट का भी पीछा करेंगे और शायद वो भी जवाब न दे पाए। सर, जो बात आप कह रहे हैं वो किसी हद तक ठीक भी हो सकती है, लेकिन यदि यही सवाल इतने गंभीर हैं तो पूरा विपक्ष एक साथ क्यों नहीं खड़ा दिखाई देता? बार बार ये सवाल होता है कि राहुल गांधी जी ने इस लड़ाई को शुरुआत से लड़ा है, वो एसआईआर को लेकर भी लड़ते रहे, ईवीएम को भी लड़ते रहे, वोट चोरी की भी बात करते रहे, लेकिन कभी भी विपक्ष के सारे दल एकजुट होकर उनके साथ खड़े नहीं हुए। तो इससे लोगों को लगता है कि ये सब अपने अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट की वजह से जब करना होता है कर लेते हैं। फिर ये बीजेपी या ये बात भी चलती रहती है कि भाई कर्नाटक में जीतते हैं तब तो आप ये नहीं करते, केरल में जीते हैं तो नहीं करते, तमिलनाडु में जीते हैं तो नहीं करते। जहां भारतीय जनता पार्टी जीतती है तभी सारे आपको चुनावों की नैतिकता और चुनाव आयोग की ईमानदारी पर सवाल खड़े करने का मौका मिलता है। देखिए, पश्चिम बंगाल के संदर्भ में तो 2 बार मैं आपसे बहुत गंभीरता से बात कर चुका हूं। उन तमाम कमियों की तरफ मैंने इशारा भी किया जिनकी वजह से गहरे सवाल खड़े हो रहे हैं, तो मैं उनकी उस तरफ नहीं जाऊंगा। हमारे दर्शक उसको नहीं, सुन मैं चुके हैं विपक्ष पहले। और ये इस पर हाँ, समझना चाहता मैं हूँ। उसी पर आ रहा हूं। अब जी। सवाल इस बात को लेकर है कि राहुल गांधी ने जो सवाल खड़े किए थे, अगर उन सवालों की जांच पड़ताल हो जाती निष्पक्षता के साथ और आर या पार की कोई बात होती, तो कम से कम आज वो सवाल नहीं खड़े होते। अगर मान लीजिए राहुल गांधी के आरोप सच होते तो फिर चुनाव आयोग को जो है वो भूल सुधार करने का मौका मिलता। और अगर राहुल गांधी के आरोप गलत साबित होते तो फिर राहुल गांधी की लीडरशिप के ऊपर सवाल खड़ा होता। लेकिन चूंकि उसकी निष्पक्षता के साथ ईमानदारी से जांच नहीं हुई, इसलिए वो सवाल आज भी खड़े हुए हैं। प्रश्न इस बात को लेकर यह है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इस वक्त जो विपक्ष है, खासतौर पर क्षेत्रीय पार्टियां अभी भी इस सवाल से दो चार हैं कि वो किस हद तक और कैसे बिना कांग्रेस की मदद लिए या बिना राहुल गांधी की लीडरशिप को स्वीकार किए वो भारतीय जनता पार्टी का विरोध कर सके। अब सवाल बिल्कुल स्पष्ट हो गया, सवाल के जवाब भी लोगों के सामने आ गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो एक बात ये कही जाती थी कांग्रेस के बारे में कि जहां पर कांग्रेस का मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से है वहां पे बीजेपी का मुकाबला कांग्रेस पार्टी नहीं कर पाती। ये बात बड़ी मजबूती के साथ तमाम सीनियर जर्नलिस्ट, एक्सपर्ट्स और भारतीय जनता पार्टी तो एक नैरेटिव के तहत करती ही थी
और उस पर कुछ हद तक यकीन भी लोग करने लगे थे। लेकिन अब जो तस्वीर उभर के सामने आ रही है वो ये कि क्षेत्रीय पार्टियां भी बीजेपी का मुकाबला नहीं कर सकती, बल्कि उनकी हालत तो कांग्रेस से ज्यादा बदतर है। कांग्रेस आज कम से कम 4 राज्यों के अंदर उसकी सरकार है और 100 एमपी 100 के आसपास एमपी है। तो केरल में उसकी सरकार है, कर्नाटक में सरकार है, तेलंगाना के अंदर सरकार और हिमाचल प्रदेश में सरकार है, जम्मू कश्मीर में सरकार में वो शामिल है, झारखंड में वो सरकार में शामिल है और तमिलनाडु में भी सरकार में शामिल हो सकती है। तो 7 राज्यों में कम से कम वो टेक्निकली सरकार के अंदर है, या तो अपने बल पे या दूसरे के बल पे। उसके पास विधायकों की संख्या भी कम नहीं है और तमिल जो दक्षिण का इलाका है एक तरीके से उसका इस वक्त वर्चस्व है। लेकिन विपक्षी पार्टियों की जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं जो बड़े बड़े दंभ मारती थी, अब मैं आपको शुरू से गिनाना चाहता हूं। लेते उदाहरण लीजिए आप अरविंद केजरीवाल का। पंजाब के अंदर उनकी सरकार है और एक जमाने वो कहते थे कि आप कांग्रेस को वोट दे के क्या करेंगे, क्योंकि उनके नेता तो बीजेपी में चले जाते हैं। अब उनके 7 सांसद जो पंजाब से जा रहे थे, 6 सांसद पंजाब से थे, वो पूरे के पूरे 6 के 6 सांसद राज्यसभा वाले वो बीजेपी में शामिल हो गए। स्वाति मालीवाल जो बच्ची वो दिल्ली से गई हुई थी। तो और खुद अरविंद केजरीवाल अपनी विधानसभा का चुनाव हार गए, खुद दिल्ली में चुनाव हार गए और अपनी विधानसभा में भी चुनाव हार गए। तो पार्टी भी तोड़वा बैठे, अपनी सीट भी गंवा बैठे और चुनाव भी हार गए, सरकार भी गंवा बैठे। तो उनका ये दावा तो बेकार हो गया। अखिलेश यादव 2017 में बीजेपी से चुनाव हारे और बुरी तरीके से हारे, 2022 में भी चुनाव हारे, बुरी तरीके से चुनाव हारे। 2024 में उनके लिए थोड़ी उम्मीद है क्योंकि उनकी लोकसभा में सीटें बीजेपी से ज्यादा है। लेकिन 2 बार तो आप चुनाव हारे ना बुरी तरीके से, ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ था। तेजस्वी यादव लगातार चुनाव हार रहे, लगातार 2 बार चुनाव हारे। 2020 में जब चुनाव हुआ था तब भी लोग कह रहे थे यार इस बार तो तेजस्वी यादव की सरकार बन जाएगी, नहीं बनी, हार गए चुनाव। अब फिर विधानसभा का चुनाव, फिर हार गए चुनाव। तो अब वो कैसे कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर सकते हैं और कांग्रेस नहीं कर सकती है। महाराष्ट्र में जाइए, उद्धव ठाकरे अपनी पार्टी नहीं बचा पाए, टूट गई उनकी पार्टी। शरद पवार ने तब टिप्पणी की थी उद्धव तो अपनी पार्टी नहीं बचा पाता, जरा शरद पवार की पार्टी उनका भतीजा ही लेके उड़ गया, वो कुछ नहीं कर पाया, टापते रह गए। तो 2 इधर निपट गए। ममता बनर्जी ने कहा था कांग्रेस पार्टी में तो कोई दम ही नहीं है, 40 से ज्यादा सीटें ही नहीं मिलेंगी। पता चला वो खुद ही बुरी तरीके से चुनाव हार गई और अपनी सीट हार गई लगातार दूसरी बार। इसके पहले नंदीग्राम में हारी और अब भवानीपुर से चुनाव हारी। तो उनका गढ़ माना जाता है भवानीपुर, बिल्कुल गढ़ माना जाता था। तो उनका गढ़ कहां रह गया। स्टालिन जो मजबूत नेता माने जा रहे थे, कोलातुर से अपनी विधानसभा की सीट हार गए। तब कौन इसमें से है जो किस मुंह से ये कहेगा कि हम भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर रहे हैं? क्या अरविंद केजरीवाल कह सकते हैं, क्या ममता बनर्जी कह सकती है, क्या अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, स्टालिन, उद्धव ठाकरे, शरद पवार, कौन कह सकता है? नवीन पटनायक भी है, एक नवीन पटनायक, और नवीन पटनायक भी अपनी विधानसभा की सीट हारे थे, ये भी आपको ध्यान होगा। राज्य भी हारे और अपनी विधानसभा की सीट भी हार गए और लोकसभा के अंदर तो सुपड़ा ऐसा साफ हुआ कि 20 की 20 सीटें हार गए। तो वो कैसे कह सकते? इसका मतलब बहुत साफ है, ना तो कांग्रेस पार्टी अकेले बीजेपी का मुकाबला कर सकती है, ना क्षेत्रीय पार्टी अकेले बीजेपी का मुकाबला। अगर इनको लड़ना है तो सबको साथ आना पड़ेगा। राहुल गांधी ने जो सवाल उठाया था वोट चोरी का, अगर उस पर सारे विपक्षी दल एक सहमत होते, उसको बड़ा मुद्दा बनाते, उसको जन आंदोलन से जोड़ते, तो आज ममता बनर्जी को 8-8 आंसू रोने की जरूरत नहीं पड़ती। वो इसलिए पड़ी क्योंकि तब उन्होंने राहुल गांधी का मजाक उड़ाया था और सबको यह लग रहा था कि राहुल गांधी जो सवाल खड़े कर रहे होते बेवकूफी के सवाल है, हमको क्या खतरा है, हम तो अपना किला बचा ही लेंगे। उनको ये नहीं मालूम था कि आज राहुल गांधी पिटे हैं तो कल केजरीवाल पिटेंगे, ममता बनर्जी पिटेंगी। तो मेरा कहने का अर्थ सिंपल सी बात यह है कि ममता बनर्जी के आज जो आरोप लगा रही है, उन आरोपों में और मजबूती आती अगर वो राहुल गांधी के उठाए हुए सवालों पर मजबूती के साथ उनके साथ खड़ी होती। कम से कम राहुल गांधी ने जो सवाल ममता बनर्जी ने उठाए हैं उस पर उनके साथ खड़े हुए दिखाई पड़ रहे हैं, उनको फोन किया और कहा है कि आप जो बातें करें वो सही है। तो इसका अर्थ बिल्कुल स्पष्ट है कि मेरा मानना यह है कि पश्चिम बंगाल का ये चुनाव जो है वो भारत की राजनीति में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है, अगर सारे विपक्षी दल अपनी कमियों को, अपनी कमजोरियों को भुला के नए सिरे से शुरुआत करें। क्योंकि इस देश में जब जब विपक्षी एकता हुई है तब तब सत्ताधारी पार्टी को चोट पड़ी है या सत्ता से बेदखल होना पड़ा है। सर, कुछ लोग कहेंगे कि ये आपकी विनम्रता है या स्नेह है विपक्षी पार्टियों का कि आपने कहा कि विपक्षी पार्टियां कांग्रेस के साथ जाने में थोड़ा सा संदेह रखती है कि उनके साथ जाना है कि नहीं जाना।
ज्यादातर लोग मानते हैं कि भाई विपक्षी पार्टियां बनी कांग्रेस की स्पेस से हैं, तो अभी वो ये तय नहीं कर पा रही कि उनका पॉलिटिकल राइवलरी या पॉलिटिकल दुश्मन बीजेपी है या कांग्रेस है, और इसीलिए हर बार कंफ्यूजन से ये चुनाव हारे जीते जाते हैं। देखिए, मेरे ख्याल से कि ये मेरा मानना ये है कि राजनीति जो तमाम विपक्षी पार्टियां हैं, एक तो इनके अंदर राष्ट्रीय चेतना का अभाव है। मैं बहुत जिम्मेदारी से इस बात को कह रहा हूं और बहुत सोच समझ के कह रहा हूं। अगर उनके पास राष्ट्रीय चेतना होती, अगर राष्ट्रीय सोच होती, तो बहुत करीने से भारतीय जनता पार्टी का के नेचर का, स्वभाव का विश्लेषण करती और इस निष्कर्ष पर पहुंच जाती कि कांग्रेस की सरकार में और बीजेपी की सरकार में जमीन आसमान का फर्क है। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो अपनी विचारधारा को पूरे देश में स्थापित करने के लिए बढ़ रही है और ऐसे किसी भी दल को, ऐसे किसी भी नेता को बख्शने के लिए तैयार नहीं है जो उसकी विचारधारा के लिए बड़ा खतरा हो। तो पहली बात, कांग्रेस और बीजेपी की तुलना एक समान नहीं हो सकती। दूसरी बात ये भी समझनी चाहिए, जो हार्डकोर पॉलिटिक्स है, कि अगर आप जिंदा रहेंगे तब तो आप लड़ पाएंगे, जब आप जिंदा ही नहीं रहेंगे तो लड़ेंगे क्या? तो सबसे पहला सवाल तो सर्वाइवल का है, और ये सर्वाइवल आज उनको कांग्रेस पार्टी से नहीं लड़ना, आज उनको बीजेपी से लड़ना है। और पिछले 12 साल का इतिहास इस बात को स्थापित करता है कि बीजेपी ने अपने साथ रहने वाले सहयोगी दलों को भी नहीं बख्शा है, उनको भी निपटा दिया पूरी तरीके, चाहे वो शिवसेना रही हो या फिर जनता दल यूनाइटेड के नीतीश कुमार रहे हो या असम गण परिषद रही हो, अकाली दल रही हो, नवीन पटनायक रहे हो, सबको निपटाया उसने और हर पार्टी निपटाएगी। बीजेपी कुछ ज्यादा बेहतर तरीके से काम करती है, ज्यादा ऑर्गेनाइज तरीके से काम करती है, तो लोगों को लगता है कि अरे वो तो ऐसे ही है। मैं जो कहना चाहता हूं, ये कहना चाहता हूं कि इन राजनीतिक दलों को अगर ये समझ में नहीं आ रही है कि भाई अगर आज आप एकजुट रहोगे तब तो आप संभल पाओगे, जिंदा रह पाओगे, भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर पाओगे, और अगर आप एकजुट नहीं हुए तो भारतीय जनता पार्टी एक एक करके निपटा देगी और 2029 के चुनाव के पहले आधे से ज्यादा लोग या तो जेल के अंदर होंगे या आधी से ज्यादा क्षेत्रीय पार्टियां टूट के वो उद्धव ठाकरे और शरद पवार की पार्टी बन जाएंगे। ये समझना बहुत जरूरी। इसलिए आज अपने मतभेदों को भुला, क्योंकि आज अगर आप जिंदा रहेंगे तब बाद में आप लड़ लेंगे, जब जिंदा ही नहीं रहेंगे तो लड़ेंगे किससे फिर? तो आप योगी जी के फार्मूले को विपक्ष पे लागू करना चाहते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे। बिल्कुल सही है। मैं योगी जी कम से कम इस बात से मैं सहमत हूँ, हालांकि उनका कॉन्टेक्स्ट बटेंगे तो कटेंगे। देखिए, हमको बचपन में कहानी सुनाई जाती थी कि एक बाप थे, उनके बेटे बड़े लड़ते थे, तो झाड़ू लेके आए, सारी पहले एक एक सीख दी, बोला इसको तोड़ो, तो सबने तोड़ दिया। फिर सब सीखों को इकट्ठा किया और एक झाड़ू बना दी, फिर बोला अब इसको तोड़ो, तो नहीं तोड़ पाए। सीखें वही थी, लेकिन जब एकजुट थी तब नहीं तोड़ पाए, जब अलग अलग थी तो सब टूट गए। ये नियम तो जीवन का सिद्धांत है, जिस परिवार में भाई आपस में लड़ते हैं वो परिवार नष्ट हो जाता है। एक साथ अपने मतभेदों को भुला के अगर एक साथ रहते हैं तो परिवार प्रॉस्पर करता है। मेरा कहना यह है कि भाई अब तो सबक सीख लो, केजरीवाल से लेके ममता बनर्जी, स्टालिन तक सब अब खेत रहे हैं। अगर जिंदा रहना है तो हाँ, जिंदा रहना है तो सबको एकजुट होना पड़ेगा, एक एजेंडा बनाना पड़ेगा, एक सुर में भारतीय जनता पार्टी का विरोध करना पड़ेगा। उसके लिए लाठी डंडे खाने पड़ेंगे, ममता बनर्जी से लेकर राहुल गांधी के हाथ पैर टूटेंगे, सर फूटेंगे और पट्टियां लगेंगी, तभी जाके आप भारतीय जनता पार्टी का अगर आपको ये लगता है कि कल केजरीवाल निपट गए, हमको क्या होगा, हम थोड़ी निपटेंगे, तो फिर ममता बनर्जी भी निपट जाएंगी। आज अखिलेश यादव को लग रहा होगा अरे केजरीवाल निपट गए, ममता बनर्जी निपट गए, हमारे पास 36 सीटें हैं, हमारे पास 36 की, हमारे ये अखिलेश यादव क्या योगी क्या मुकाबला करे, तो आप भी निपट जाओगे, तो और सब रहेंगे। जी, अखिलेश जी भी यही सोच रहे हैं कि मेरी तो ताकत बहुत है, 36 एमपी है, और कांग्रेस क्या कर लेगी, कांग्रेस का कमाल क्या होगा, और पंजाब में तो और मुश्किल है। और एक चीज और समझिए विजय जी, अगर जिस दिन ममता बनर्जी ने 27 लाख लोगों के वोट कटने का मुद्दा खड़ा किया था, उस दिन ये सारे विपक्षी दल के सारे बड़े नेता कलकत्ता में चले जाते, वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, वहां धरने प्रदर्शन कर देते, दिल्ली में आके बैठ जाते, सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़े हो जाते, तो उसका नजारा ही अलग होता। लेकिन सब अकेले अकेले लड़ रहे थे। तो आप क्या कारण क्या आप समझते हैं? सोच का अभाव है, स्वार्थी है, सब स्वार्थी हैं, संकीर्ण सोच है, राष्ट्रीय सोच नहीं है, और अहंकार बहुत ज्यादा है, और दूर की नहीं सोच पा रहे। ये सबसे बड़ा कारण है।
जी, कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई विपक्षी एकता में मुश्किल तो होती है, लेकिन आजकल जो पुराने नेता हैं, जैसे जेपी का नाम लोग लेते हैं, हरकिशन सिंह सुरजीत का नाम लेते हैं, देवीलाल का नाम लेते हैं, ऐसे लीडर्स नहीं हैं जो इन सबको एकजुट कर सके। दूसरी तरफ लोग कहते हैं कि भाई पहले कांग्रेस एक धुरी होती थी, अब वो धुरी कमजोर हो गई है, तो वो जो ग्लू है जो चिपकने का, वो खत्म हो रहा है, इसलिए भी एक बड़ी वजह है। देखिए, कांग्रेस की जो भूमिका थी, अब वो भूमिका भारतीय जनता पार्टी ने अख्तियार कर ली है। फर्क सिर्फ इतना है कि कांग्रेस पार्टी थोड़ी नरम पार्टी थी, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से गर्म पार्टी है, और भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल बख्शने के लिए तैयार है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह के नेतृत्व में तो बिल्कुल ही नहीं। साम दाम दंड भेद एन केन प्रकार निपटाना है तो निपटाना, सीधी सी बात है। तो अब अगर जेपी नहीं है तो कहां से लाएं जेपी, या राम मनोहर लोहिया नहीं है तो कहां से लेके आए, तो अपने अंदर पैदा करना पड़ेगा ना। तो लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि सबसे पहले ये सोच तो पैदा हो कि हम बटेंगे तो कटेंगे। तो ये सोच जिस दिन पैदा हो जाएगी कि हमें बटना नहीं है, हमको एकजुट रहना है, चाहे कितनी भी मार पड़े हम एकजुट रहेंगे, एक दूसरे का हाथ थामे रहेंगे, तब अगर जब इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे तो उनके बीच में एक नेतृत्व भी निकल आएगा। अगर एक दूसरे के प्रति अगर असहमतियां बढ़ती रहेंगी, एक दूसरे के प्रति अविश्वास बढ़ता रहेगा और एकता नहीं होगी, तो नेता कहां से पैदा होगा। तो भाई अरविंद केजरीवाल फ्रॉम नोवेयर कहीं से इमर्ज कर सकते हैं, तो इस 2029 के पहले कोई बड़ा नेता इनके बीच से क्यों नहीं इमर्ज कर हो सकता है वो ममता बनर्जी ना हो, राहुल गांधी ना हो, कोई एक बिल्कुल विजयी निकल के आ जाए टीवी के। भाई किसने आज से 10 दिन पहले सोचा था कि तमिलनाडु के अंदर सत्ता का परिवर्तन हो जाएगा, वहां एक नए नेता को उदय हो जाएगा, किसी ने नहीं सोचा था। हाँ, अच्छा करेंगे ये लोग कह रहे थे, लेकिन अचानक वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंच जाए, तो किसी ने नहीं सोचा था। तो हो सकता है कोई नेतृत्व तो निकल आए इनके बीच में, लेकिन पहले सहमति तो बने कि बीजेपी से अगर निपटना है तो सबको एक साथ आना पड़ेगा। जब तक ये सोच नहीं बनेगी, मुझे लगता है कि अब ममता बनर्जी को जिस तरीके से मार पड़ी है, ये टर्निंग पॉइंट होना चाहिए, और ये विपक्षी दलों के लिए एक सबक होना चाहिए कि अगर ममता बनर्जी जैसी सत्ता में सरकार में रहने वाली नेता, कद्दावर नेता को अगर बीजेपी उनके ही घर में घुस के अगर हरा सकती है, तो हमारी तो कोई औकात ही नहीं है। अखिलेश यादव तो सरकार में भी नहीं है, योगी आदित्यनाथ जैसा बुलडोजर बाबा उनके आंखों के सामने है, नरेंद्र मोदी बनारस से चुनाव लड़ते हैं, और पिछली बार तो आप अयोध्या जीत गए थे, लेकिन तब से बहुत पानी सरयू में बह चुका है। तो वो तभी आप लड़ पाएंगे जब अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हो। तो राहुल गांधी, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, शरद यादव, उद्धव ठाकरे, एमके स्टालिन, सब एक साथ कैंपेनिंग करें, सब एकजुटता का परिचय दें और एक आवाज में बात करें, तब तो बात बनेगी। सर, आपने जो कहा वो आरोप किसी हद तक ठीक हो सकता है कि बीजेपी अपने सहयोगी दलों को खत्म करती जाती है, बहुत सारे उदाहरण हैं हमारे सामने, लेकिन इसका दूसरा पक्ष ये भी है कि बीजेपी गठबंधन धर्म को सबसे मजबूती से भी निभाती है। वो 77 में मर्ज कर जाती है और 93 एमपीज के बाद भी 3 सीटों पर मंत्री बनकर खुश रहती है, मतलब चला लेती है काम को। उसके बाद वीपी सिंह के साथ वो लेफ्ट पार्टी के साथ भी चलकर खड़ी हो जाती है, जबकि वीपी सिंह को भी बीजेपी पसंद नहीं है। उसके बाद वाजपेयी सबसे बड़े गठबंधन की सरकार बनाते हैं, और मोदी सरकार में जब जरूरत नहीं है तब भी वो गठबंधन के सहयोगी दलों को मंत्री बनाते हैं। वो योगी सरकार में भी बनाते हैं, केंद्र सरकार में भी बनाते हैं, तो वो उस तरह से खारिज नहीं करते। तो ये भी तो एक मजबूत वजह है ना, आपके पास तो कुछ नहीं है तब भी आप अपने सहयोगी के साथ नहीं रहना चाहते। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात कही, लेकिन एक जो बुनियादी फर्क है वो समझना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी बहुत मैच्योर पार्टी है। मैच्योर इसलिए नहीं है कि उसको सरकार चलानी है, सरकार बनानी है। मैच्योर इसलिए है क्योंकि उसको प्रधानमंत्री की कुर्सी चाहिए अपनी विचारधारा को लागू करने के लिए। उसका जो मुख्य उद्देश्य है वो सरकार बनाना नहीं है, उसका मुख्य उद्देश्य है अपनी विचारधारा को आगे बढ़ाना। और उनको ये लगता है कि सत्ता में बने रहेंगे तो विचारधारा आगे बढ़ेगी, और सत्ता में बने रहने के लिए ये जरूरी है कि अगर आपको कहीं कॉम्प्रोमाइज भी करना पड़ता तो आप वो कॉम्प्रोमाइज करिए। 1977 के अंदर या उसके पहले आप जानते हैं कि जब महात्मा गांधी की हत्या के बाद लगभग 2 दशक तक कोई भी राजनीतिक दल जनसंघ को और आरएसएस को जिसे चिमटे से भी नहीं छूना चाहता था।
उस वक्त उनकी जरूरत यह थी कि जनता की नजर में उनकी लेजिटिमेसी हो। तो जब एंटी कांग्रेसिज्म का जब नारा आया तो उसने पहली बार जनसंघ को लेके जो अछूत का व्यवहार हो रहा था वो खत्म कर दिया। 1977 में जब उनकी पार्टी मर्ज हुई, जनता पार्टी बनी, तो उनको पहली बार रेस्पेक्टेबिलिटी मिली और उनको इस बात का एहसास हुआ कि अगर आप मैच्योर पॉलिटिक्स करेंगे और वो व्यवहारिक राजनीति करेंगे तो आप सरकार में भी आ सकते हैं। तो अगर अटल बिहारी वाजपेयी विदेश मंत्री बन सकता है तो प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन सकते? 1996 में सबको मालूम था कि अटल बिहारी वाजपेयी अपनी सरकार 5 साल के लिए नहीं चला सकते, उनको बहुमत नहीं मिलेगा। लेकिन कार्यकर्ताओं को, काडर को, विचारधारा को ये बताना जरूरी था कि हमारी भी सरकार बन सकती है और हमारा नेता भी बन सकता है, अगली बार कोशिश करेंगे तो ये कामयाब होगा। तो जब विपक्षी दल है, ज्यादातर विपक्षी दल की कोई विचारधारा ही नहीं है, उनके जीवन का, राजनीति का एकमात्र मकसद है किसी तरीके से मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचना, सरकार बनाना। सरकार बनाने के बाद क्या करना ये उनको नहीं मालूम। तो बीजेपी उनसे 10 कदम आगे है। मोदी साहब जब प्राइम मिनिस्टर बने तो उसके बाद वो मनमोहन सिंह के तरीके से सरकार चला सकते थे, लेकिन उनके आने के बाद जो भारत की राजनीति में जो एक बदलाव आया है वो इसलिए आया है क्योंकि वो प्रधानमंत्री के साथ साथ वो स्वयंसेवक भी है, और स्वयंसेवक होने के नाते से जो विचारधारा उनकी घुट्टी में बचपन से पिलाई गई है उसको लागू करना है उनको। इसलिए बीजेपी ज्यादा व्यवहारिक, ज्यादा मैच्योर पॉलिटिक्स करती है और उसमें ज्यादा एडजस्टमेंट की गुंजाइश रखती है। आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब कास्ट सेंसस की बात आई तो कितना विरोध किया था बीजेपी ने, प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा ये तो पाप है। लेकिन जब उनको रियलाइज हो गया कि मुद्दा बड़ा मुद्दा बन सकता है और अगर बड़ा मुद्दा बन गया तो उनकी विचारधारा के लिए एक बड़ा संकट पैदा हो जाएगा और सरकार बनने में दिक्कतें पैदा होंगी, तो उन्होंने फौरन अपने को एडजस्ट कर लिया कि चलो भाई, चुनाव जीतना जरूरी है, चुनाव जीतने के लिए अगर हम कुछ समझौते कर सकते तो कर ले समझौते, उससे कोई नुकसान नहीं है। तो उन्होंने कह दिया कि हम कास्ट सेंसस को लागू करने के लिए तैयार हैं। और ये तब कहा गया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत के बीच मुलाकात हुई पहलगाम हमले के बाद। तो ये क्या दर्शाता है? और आपको भी मालूम है कि 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में 22 सीटें जीती थी। जनता दल यूनाइटेड के साथ उनका गठबंधन 2014 में नहीं हुआ था, तब जनता दल यूनाइटेड को सिर्फ 2 सीटें मिली थी। लेकिन 2019 के लोकसभा के चुनाव में बीजेपी को इस बात का एहसास था कि अगर जनता दल यूनाइटेड की बगैर जाएंगे तो उनकी सीटें कम हो सकती हैं, नुकसान होगा। तो उन्होंने 5 जीती हुई सीटें, 22 सीटों जो जीती थी उनमें से 5 सीटें छोड़ दी और जनता दल यूनाइटेड को 5 सीटें दे दी। आप ये उम्मीद करते हैं ममता बनर्जी ऐसा करेंगे, केजरीवाल साहब ऐसा करेंगे? यहाँ तो एक एक सीट के लिए मार हो रही, ये जानते हुए भी कि वो दोनों मिलकर भी सीट नहीं जीत पाएंगे, फिर भी लड़ते रहते हैं एक दूसरे से। तो जिनका मकसद सिर्फ सरकार बनाना हो, मुख्यमंत्री बनना हो, जिनकी दृष्टि इतनी विशाल ना हो, जो भविष्य के निर्माण की बात ना सोच रहे हो, तो उतनी प्रतिबद्धता के साथ उनका काडर भी नहीं मजबूती के साथ लड़ता है। वो छोटी छोटी लड़ाइयां लड़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी बड़ी लड़ाई लड़ रही है, इसलिए कभी कभी छोटी लड़ाइयां भी छोड़ देती है, हार बर्दाश्त कर लेती है, हारना बर्दाश्त कर लेती है। ये बुनियादी फर्क है। जब तक इस बात को देखिए, वो किलर इंस्टिंक्ट के साथ चुनाव लड़ते हैं। मैंने कहा ना कि हमेशा वॉर मोड में रहते हैं, वो वॉर मोड में रहते हैं। और आपको लगता है अगर इस बार नहीं बने तो अगली बार तो बन ही जाएंगे, और नहीं तो कम से कम नेता विपक्ष तो वही है, कुर्सी गाड़ी सब तो है ही, कोई सम्मान में कोई दिक्कत थोड़ी है, कोई काम तो रुकता नहीं लोगों का। अखिलेश जी का कोई काम रुकेगा? अगर योगी आदित्यनाथ के यहाँ कोई चीज दे देंगे तब नहीं रुकेगा, तो अगले बार लड़ जाए। लेकिन योगी आदित्यनाथ को लगता है अगर हम सरकार में नहीं रहेंगे तो फिर ये हमारा जो रामकृष्ण जन्मभूमि का जो मुद्दा है, जो काशी विश्वनाथ वो नहीं रहेगा है, जो संबंध मुद्दा है, वो पूरा नहीं होगा। ये बुनियादी फर्क है। सर, एक और पॉलिटिकल पैराडाइम चेंज हुआ, उसको आप बताएं। उसको लेकर बहुत सारी चर्चा होती है, सेक्युलरिज्म की और फ्रॉड सेक्युलरिज्म की और नेशनलिज्म की। अभी जो चुनाव के नतीजे आए उसमें कहा गया, भारतीय जनता पार्टी ने भी और खुद पवन खेरा साहब ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिया कि असम में 19 में से 18 मुस्लिम एमएलए बने हैं, बंगाल में 8 बने हैं ममता जी के, कुल मिलाकर 30 बन गए हैं मुस्लिम। और ऐसा का ऐसा हाल है केरल में। तो वो प्रोजेक्शन ये किया, हालांकि वो अपने हिसाब से कर रहे होंगे कि भाई मुस्लिम वोटर उनके साथ खड़ा रहे, लेकिन क्या आपको लग रहा है कि ये जो मुस्लिम अपीजमेंट कह लें या मुस्लिम के साथ खड़े होने की पॉलिटिकल समझदारी आप देख रहे हैं देश में जो माहौल है उसमें? देखिए,
ये बात सच है कि सारे मुस्लिम एमएलए जीते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्या कांग्रेस पार्टी एक निहायत मूर्ख पार्टी होगी अगर वो 14% मुसलमानों की पॉलिटिक्स करेगी और 80% हिंदुओं की पॉलिटिक्स नहीं करेगी। मतलब मूर्खता की पराकाष्ठा होगी, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। कोई भी समझदार आदमी वो जानता है कि उसको 80% जो वोट है उसको आप नकार के राजनीति नहीं कर सकते। इसीलिए असली डिस्कशन ये नहीं होना, असली डिस्कशन ये होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी ने जो कैंडिडेट्स दिए थे उनमें से कितने प्रतिशत, क्या वो 50% मुसलमानों को वोट दिया, को कैंडिडेट दिया था या उनकी आबादी के आसपास हिसाब से दिया था, है ना। अब उसमें से जो जीत गए सो जीत गए। इसका मतलब ये है कि हिंदू कैंडिडेट उनके नहीं जीते, इसका अर्थ ये नहीं कि हिंदुओं ने उनको वोट नहीं दिया। वो जीतने की स्थिति में नहीं थे उन कॉन्स्टिट्यूएंसी बेसिस पे जहां वो खड़े हुए थे। मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर या जो मुस्लिम कैंडिडेट जीते वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर बेहतर जीतने की स्थिति में इसलिए जीत गए। दूसरी बात क्या है कि क्या मुसलमान भारतीय नहीं है? अगर उसके लोग अगर उसकी वो अगर लॉजिकल डिबेट पर नहीं जाना चाहता, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं कि क्या इससे विपक्ष को या कांग्रेस को कोई फायदा हो रहा है? मतलब ये लॉजिकल डिबेट तो अलग है कि इस पर नहीं, देखिए फायदे अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी पूरी तरीके से मुसलमानों के वोट पे निर्भर हो, सिर्फ मुस्लिम कैंडिडेट्स को वोट दे रही हो, तब तो ये बेवकूफी है। लेकिन अगर वो अपने जो कैंडिडेट का सिलेक्शन कर रहे हैं उसमें उनको लगता है कि एक क्षेत्र विशेष से मुस्लिम कैंडिडेट जीत सकता है, तो वो अगर वोट देते हैं और उसमें से अगर ज्यादातर मुस्लिम कैंडिडेट ही जीत जाते हैं तो इसमें कुछ भी गलत नहीं। मतलब ये मैं इसको ये नहीं मानता कि यहाँ कोई वाली बात हो। हाँ, गलत सही पे मैं जा ही नहीं रहा। मैं पूछ रहा हूँ कि ये नैरेटिव क्या विपक्ष को फायदा पहुंचा रहा है या नुकसान पहुंचा रहा है? गलत सही तो बहुत अलग बहस है। देखिए, बीजेपी ये नैरेटिव बनाने की कोशिश करेगी, लेकिन ये नैरेटिव चलेगा नहीं। ये नैरेटिव आज से 5 साल पहले चलता। सर असम में चल गया ना, और वेस्ट बंगाल में भी मोटे तौर पर चल गया। नहीं, देखिए अब ये एक अलग तरीके की डिबेट शुरू हो रही है और मुझे लगता है कि इस डिबेट पे बहुत गहराई से बात करनी चाहिए कि क्या भारतीय जनता पार्टी को जो हिंदुओं ने वोट दिया है, क्या इसलिए वोट दिया है क्योंकि वो हिंदू हितों के बारे में बात कर रहे हैं, या इसलिए वोट दिया है कि वो ममता बनर्जी के गवर्नेंस से, उनकी गुंडागर्दी से नाराज थे इसलिए उनको वोट दिया? ये दोनों चीजों मिक्स नहीं करना पड़ेगा। अगर ऐसा है कि हिंदू सिर्फ हिंदू होने के नाते बीजेपी को वोट दे रहा है, तब तो बीजेपी कभी चुनाव हारेगी ही नहीं। इसका मतलब क्या है कि एक मिनिमम लेवल ऑफ एक तबका है जो बीजेपी को सिर्फ इसलिए वोट देता है क्योंकि वो हिंदू हितों की बात करती है। वो जो हिस्सा है वो 20% से ज्यादा हो ही नहीं सकता। मान लीजिए 25% भी है तो 25% हिंदुओं का वोट यह है, एक लिमिटेड कंसोलिडेशन है। लेकिन उसके बाद का जो वोटर है उसको रोटी कपड़ा मकान के बारे में चाहिए, उसको सड़क पर निकलने वाली गुंडागर्दी से सुरक्षा भी चाहिए। वो सेकुलर मुद्दों के ऊपर वोट करता है। जब उसको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी उसके सेकुलर मुद्दों के ऊपर रोटी कपड़ा मकान को लेकर उनके हितों की बात कर सकती है या उनके हितों की रक्षा कर सकती है, तो उनके पक्ष में वोट डालता है। और जैसे राजस्थान के अंदर 5 साल बाद सरकार क्यों बदल जाती है, वहां तो हिंदू 90% के आसपास। लेकिन जैसे ममता जी का उदाहरण अभी लेते हैं कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स की जो स्कीम्स हैं, फ्रीबीज स्कीम्स हैं, वो सारी सरकारों को बचा रही है। लेकिन ममता बनर्जी के महिला मुख्यमंत्री होने, महिलाओं को आरक्षण देने, महिलाओं के लिए डीबीटी चालू करने के बाद भी 10% से ज्यादा हिंदू महिलाएं बीजेपी को वोट दे रही हैं। नहीं, अब वही मैंने आपसे सवाल पूछा, क्या वो ये सवाल किस लिए, आप ही बताइए मुझे, क्या वो ममता बनर्जी से नाराज होकर दे रही है या हिंदू इंटरेस्ट की वजह से दे रही है? देखिए, अब ये अपने आप में वाकई में इस पर एक अच्छी विवेचना और उस पर अच्छी रिसर्च होनी चाहिए, ये सवाल पूछे जाने चाहिए। मेरा अपना मानना ये है कि एक मिनिमम लेवल ऑफ हिंदू कंसोलिडेशन हुआ है, लेकिन 20-25% के बाद जो हिंदू इनको वोट देता है वो अपने रोटी कपड़ा मकान के सवालों की वजह से वोट देता है। वो विपक्षी पार्टियों की सरकारों से नाराज होकर वोट देता है। वो सिर्फ इसलिए वोट नहीं देता है क्योंकि बीजेपी जो है वो उनके हितों की बात करे। अगर ऐसा होता तो पिछले 12 सालों में कई राज्यों के अंदर बीजेपी की सरकारें बदली हैं। जैसे पिछली बार 2018 दिसंबर में मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आई, बीजेपी हारी, और ये वो वक्त था जब उसके बाद के चुनाव में बीजेपी को 300 सीटें मिली थी। या मध्य प्रदेश के अंदर जो हुआ, ये छत्तीसगढ़ का थोड़ा सा अलग से गंभीर विवेचना करने की जरूरत है। मुझे लगता है कि ये भी एक बड़ा इशू हो सकता है। बिल्कुल एक बड़ा इशू है, बिल्कुल बड़ा इशू है।
लेकिन ये समझना कि जो 65% हिंदुओं ने इस बार वो वोट ठीक है। दिया को, वो सिर्फ इसलिए वोट दिया क्योंकि वो हिंदू कंसोलिडेशन हो गया और हिंदू बनकर उन्होंने वोट दिया है। मैं इस थियरी को नहीं मानता। मेरा मानना है कि जो 65% हिंदुओं ने वोट दिया है उसमें से 25-30%, 40% लोगों ने, हिंदुओं ने बीजेपी को वोट इस वजह से दिया होगा क्योंकि ये हिंदू कंसोलिडेशन की बात होगी। लेकिन बाकी के 25-30% ने इसलिए वोट दिया होगा क्योंकि ममता बनर्जी से नाराज होंगे, सड़क पर जो तृणमूल कांग्रेस की गुंडागर्दी थी उसकी वजह से त्रस्त थे और उनको लगता था कि 15 साल बहुत हो गया, अब इसको बदलने की जरूरत है, बीजेपी को आजमा के देख लेते हैं। ये हो सकता है। नहीं तो आप ही की बात मैं समझना चाहता हूँ, मैं भी तो यही कह रहा हूँ। वो जो 40%, आप 40 कह रहे हैं, मैं 30% भी मान लेता हूँ, तो वो 30% कंसोलिडेशन तो हुआ ना। आपने फायदा ममता बनर्जी की योजनाओं का उठाया, लेकिन आपने हिंदू होकर वोट दिया। हाँ, अब मैं इस पे काउंटर आर्गुमेंट क्या है, काउंटर आर्गुमेंट ये होता है कि मैं वाकई में 40% नहीं मानता हूँ, मैं 25% ही मानता हूँ, मैं 40% मैं नहीं मानता। 25-30 ही कह रहा हूँ आपको। हाँ, तो देखिए, हर पॉलिटिकल पार्टी का एक बेस वोट होता है जो उस पार्टी के होने की वजह से वोट देता है। मुलायम सिंह का चाहे वोटर रहा हो, चाहे वो लालू प्रसाद यादव का वोटर रहा हो, जो 20% या 25% के कांग्रेस है आसपास ना, वो कांग्रेस इसका कुछ भी बड़ा हो। उदाहरण है। कांग्रेस इसका बड़ा उदाहरण है। बड़ा उदाहरण, वो कुछ भी हो जाए, वो बीजेपी को, जैसे बहुत सारे लोग, अरे हम जिंदगी भर कांग्रेस को वोट देते हैं, अब आखिरी समय थोड़ी बीजेपी को वोट देंगे, तो वो आंख बंद करके अपनी अपनी पार्टी को वोट देता है। उसको लगता है कि हमारी पार्टी है, उससे एक एसोसिएशन, एक रिलेशनशिप होती है। तो हर पार्टी का एक बेस वोट होता है। समाजवादी पार्टी का भी अपना बेस वोट है, और मरे गिरे आप देख लीजिए कि मायावती का भी 10% वोट अभी तो है, जिंदा है उनके पास, है ना जिंदा। वो तो तो वो ममता हर जी को भी पार्टी का 40% वोट वोट, मिल गया। ये जो 20-25% वोटर है, जो हिंदू वोटर है, ये बीजेपी का बेस वोट है। अब इसके ऊपर उनको बिल्डिंग ब्लॉक बनानी होती है, तो उसके लिए वो अपोजिशन के खिलाफ एक नैरेटिव। भाई, आप महिला सुरक्षा का प्रश्न क्यों खड़ा कर रहे हैं? फिर महिला आरजी कार का मुद्दा क्यों खड़ा कर रहे हैं आप? सड़क पे गुंडागर्दी का प्रश्न क्यों खड़ा कर रहे हैं आप? ठीक है, इसीलिए वो कर तो रहे हैं ना। सब फिर तो सीधे खड़ा नारा करना ही दिए ना, पड़ता। हिंदू एक हो जी, जाओ। फिर तो ठीक है सीधे नारा दिए, हिंदू एक हो जाओ, तो वो नारा नहीं देते ना। जी। आखिरी सवाल, अब जो आपने इतनी सारी हिदायतें विपक्षी दलों को दी है, क्या आपको लगता है कि अब जब मान लीजिए आशुतोष जी की बात माने, विपक्षी दल एकजुट होने की कोशिश करें, तो वो एकजुट क्या ममता बनर्जी की लीडरशिप में होना चाहिए, या राहुल गांधी की लीडरशिप में होना चाहिए, या फिर कोई और नेता हो? देखिए, अब ये प्रश्न बेमानी हो गया कि आप किसके नेतृत्व में करेंगे। अगर ममता बनर्जी चुनाव जीत जाती तो स्वाभाविक नेता हो सकती थी। जब आप अपना ही चुनाव हार गई हैं, तो आप किस वजह से नेतृत्व की दावेदारी करेंगे? मेरा कहना है कि अब जो विपक्षी एकता की जो लड़ाई होगी, वो ऑर्गेनिक ग्रोथ होगी, क्योंकि अब सबके कंसर्न एक हो गए हैं। सबको ये बात समझ में आ गई है कि अगर हम एकजुट नहीं होंगे तो हम सब मारे जाएंगे। ये एक इतना बड़ा एक टर्निंग पॉइंट जिसको मैं कहता हूं, ये एक बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा। सब एकजुट आएंगे, और अगर मान लीजिए अभी भी इनकी मति मारी गई है, तो 2029 के पहले सब जो है वो शरद पवार की स्थिति में अपने को पाएंगे। बहुत मजबूती के साथ उनका भतीजा उनकी पार्टी लेके भाग जाएगा। इसकी क्या गारंटी का अभिषेक जी है वो कल बीजेपी के साथ न हो जाए। कम से कम मुकदमा तो नहीं झेलना पड़ेगा, जेल तो नहीं जाना पड़ेगा, सीबीआई ईडी के सवाल तो नहीं फेस करने पड़ेंगे। तो भतीजा तो इसी वजह से भागा था, अजित पवार, क्योंकि उसको जेल नहीं जाना था। तो अभिषेक बनर्जी कोई ममता बनर्जी थोड़ी है कि सड़क पर जाके। तो शरद पवार जी पर भी ऐसे तो बहुत सारे केस है, वो तो नहीं गए ना। ये भी एक वो है। आपको मालूम है कि नरेंद्र मोदी जी ने एक जमाने में कहा ये तो मेरे गुरु हैं, मैंने इनसे बहुत कुछ सीखा है। और जो नरेंद्र मोदी जी के गुरु हैं, वो शरद पवार के भी गुरु हैं। तो इतनी तो लिहाज बचती राजनीति के अंदर। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं समझता हूँ कि ये जो इंटरव्यू है, कम से कम विपक्षी नेताओं को जरूर देखना चाहिए। बाकी तो आशुतोष जी ने कहा, मती मारी गई हो तो फिर तो कोई कुछ कर नहीं सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता। समझदार हम उम्मीद संकीर्ण है, लेकिन उम्मीद समझदार करते हैं कि आपके लिए आने वाला दिन आज से बेहतर हो। आप अपने मित्रों, परिजनों, रिश्तेदारों के साथ खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और थोड़ा सा हमारे दर्शक जो है वो विजय जी से त्रस्त रहे। थैंक यू।